जब से रोमी की शादी हुई थी वो एक अजीब खौफ का शिकार थी। जब तक उसका शौहर इमरान उसके साथ था उसे अपने कमरे से इतना खौफ महसूस नहीं होता था जितना अब होने लगा था। इमरान जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी ने उसे 2 साल के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। वो भी बहुत खुश था। इस तरह इमरान को ज्यादा रकम कमाने का मौका हाथ आ गया था। 2 साल का मुआहिदा पूरा हो जाने पर उसे देश वापस अपने मुल्क आ जाना था और 2 साल में वो इतनी दौलत कमाने में कामयाब हो जाता कि अपना जाती घर खरीद ले। इमरान के वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना जाती मकान खरीद कर उसमें अपनी जिंदगी गुजारें, मगर सारी जिंदगी उनकी किराए के मकानात में ही गुजर गई। जिंदगी में उन्होंने ये अच्छा काम किया था कि अपने बेटे इमरान को बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा दिया था। उसकी आला तालीम के सबब ही प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे की नौकरी मिल गई थी। वालिद अच्छी तालीम ना होने के सबब सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते रहे। एक मजदूर आदमी घर का चूल्हा जला ले वही बड़ी बात होती है। ऐसे में वो जाती मकान कैसे खरीद सकता है। जिस मकान में वो रह रहे थे ये उनकी जिंदगी का आखिरी मकान था जो उन्होंने बदला था। इमरान की शादी के 6 माह बाद की जिंदगी ने उसके वालिद साहब को मोहलत ही ना दी और उनका इंतकाल हो गया। जिस मकान में रूमी रहती थी वो 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में उसकी सास रहती थी जबकि दूसरे कमरे में रोमी खुद सोती थी। वो रात को जब कमरे में सोती उसे महसूस होता कि जैसे कमरे में कोई है। आज भी वो थकी हारी बिस्तर पर लेटी तो फौरन ही नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक इंतहाई बदसूरत आदमी घोड़े पर सवार है और रूमी उसे देखकर भाग रही है। वो अपनी तेज धार तलवार से उसे हलाक कर देना चाहता था। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था लेकिन फिर भी रूमी के करीब नहीं आ पा रहा था। अचानक रूमी को ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। घोड़े पर बैठे हुए शख्स ने एक जोरदार कहका बुलंद किया और तलवार समेत घोड़े से कूद पड़ा। रूमी उसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर चीख पड़ी। उसे रूमी की चीख की क्या परवाह थी। उस आदमी ने एक भरपूर वार से उसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दी और उसने बालों से रूमी के तन से जुदा सर को फिजा में बुलंद किया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। उस वक्त उसका चेहरा इंतहाई मकरू नजर आ रहा था। एक झटके से रूमी की आंख खुल गई। उसका पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। अभी वो चारपाई से उठने का सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके बदन पर कोई भारी शय रेंग रही हो। उसके वजन से रूमी का सांस घुटने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। रूमी के मुंह से चीख का निकलना था कि वो शय उसके बदन पर से अपना वजन कम करती चली गई। रूमी ने जैसे ही महसूस किया कि उसके बदन से वजन कम हो गया है तो वो फौरन बिस्तर से उठी और अपनी सास के कमरे की तरफ लपकी। उसकी बेतरतीब सांसों और घबराहट को देखकर सास भी घबरा गई। क्या बात है बहू, खैरियत है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो अम्मी वहां। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या है वहां? लेकिन पहले ठहरो, तुम ये पानी तो पी लो ताकि तुम्हारी घबराहट दूर हो। रूमी ने फिर जैसे तैसे करके पानी का ग्लास पी लिया। चंद लम्हों में वो इस काबिल हो गई कि ठहर ठहर कर अपनी बात बयान कर सके। जब उसने अपने साथ होने वाले वाकये का जिक्र किया तो सास मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात, ख्वाब देखकर इतना खौफजदा हो गई। अरे भाई, ऐसे ख्वाब कभी कभार आ जाते हैं, इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है। मैं जब नींद से बेदार हुई तो मुझे महसूस हुआ कि कोई भारी शय मेरे जिस्म पर चल रही है। मेरे चीखने पर वो शय मेरा जिस्म छोड़कर चली गई। ये तुम्हारा वहम है। ऐसा किस तरह हो सकता है कि कोई भारी शय तुम्हारे जिस्म पर चले और तुम्हें कुछ ना हो? मेरी बात को झूठ ना समझें, यह हकीकत है। अच्छा, तुम क्या चाह रही हो वो बता दो। मैं इस कमरे में अब नहीं सोऊंगी। बस इतनी सी बात। ठीक है, तुम मत सोना। ठीक है, कल मैं तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए अकेली उस कमरे में सोऊंगी। ऐसा नहीं करें, कहीं वो शय आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे अम्मी। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। दूसरी रात आने पर रूमी के बार बार मना करने पर भी उसकी सास उस कमरे में सो गई। वो रूमी को मुतमईन करने को कमरे में बज़ाहिर सो रही थी लेकिन असल में वो जाग रही थी। अंदर से वो भी खौफजदा थी कि कहीं वाकई उस कमरे में आसेब ना हो, क्योंकि आसेब ही मुख्तलिफ शक्ल में आकर तंग करते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। उनकी आंखों से नींद दूर थी। बार बार करवटें बदल बदल कर नींद को लाने की कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। एक खौफनाक शक्ल का काला बिल्ला तेजी से उनकी जानिब आया। उसे देखकर तो सास की घिघी बन गई। बेख्तियार उनका दिल चाहा कि वो बिस्तर से उठकर भाग जाएं, मगर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी।
वो काला बिल्ला छलांग लगाकर उनके पेट पर सवार हो गया। वो बहुत वजनी था, उन्हें अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। आंखें बाहर को उबलने लगीं। काला बिल्ला अपने पिछले दोनों पांव पर खड़ा हो गया। आगे के दोनों पांव के पंजे उसने सास के सामने लहराए। उन पंजों में तेज धार नाखून चमक रहे थे। वो हैरत से उन नाखूनों को देखने लगी। काला बिल्ला तेजी से हरकत में आया और उसने वो नाखून सास के पेट में दाखिल करके पेट फाड़ डाला। पेट फटने की देर थी कि उसमें से सुर्ख खून तेजी से बहने लगा। बड़ी बी में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि उन्होंने जोर से काले बिल्ले को धक्का दिया और खुद अपने पेट को पकड़कर चीखती हुई तेजी से कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। क्या हुआ अम्मी? अरे कमबख्त बिल्ले ने मेरा पेट फाड़ दिया है। लेकिन पेट तो ठीक लग रहा है। अरे हाँ, पेट तो वाकई बिल्कुल ठीक है, मगर कमरे में मुझे ऐसे लगा था कि उस मनहूस काले बिल्ले ने पेट फाड़ दिया है और सुर्ख खून भी तेजी से बह रहा है। मैंने कहा था ना अम्मी कि उस कमरे में कुछ है। हाँ बेटी, तुमने ठीक ही कहा था, तुम्हारा कमरा आसेबी है। इमरान भी मुल्क से बाहर चला गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कहीं हमें यह आसेब नुकसान ना पहुंचा दे अम्मी। तंग तो करना उसने शुरू कर दिया है बेटी, किसी दिन नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें आसेब से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो आओ बेटी, तुम्हारे कमरे में चलकर सोचते हैं। अम्मी क्या बात है, आप मुझे ज्यादा घबराई हुई लग रही हैं। हाँ ऐसी ही बात है, मुझे कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया था अम्मी? आज से 15 साल पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ हमारे पड़ोस में भी ऐसे ही वाकयात रोनमा होने लगे थे। कैसे वाकयात? इस तरह के जैसे अब हमारे साथ हो रहे हैं। उस घर के लोगों को डराया जाने लगा था। जब उन्होंने उसका नोटिस नहीं लिया तो फिर एक दिन उस घर में जो आसेब था वो उनकी जवान लड़की के जिस्म में दाखिल हो गया और उसने घर में तोड़ फोड़ करना अपना मामूल बना लिया था। कभी वो लड़की घर के लड़कों को मारती, कभी उन्हें दबोचकर उनकी पीठ पर सवार हो जाती थी। ऐसा करते हुए वो इतनी ताकतवर हो जाती थी कि किसी के काबू में नहीं आती थी। कई कई लोग मिलकर उस लड़की को काबू करते थे, उसे रस्सियों में जकड़ देते थे, तब कहीं जाकर काबू में आती थी। तो फिर क्या हुआ? उन लोगों ने किसी मौलवी से लड़की का इलाज कराया। लड़की का इलाज हो जाने पर वो घर खाली करके चले गए। जब लड़की का इलाज हो गया था फिर वो घर क्यों छोड़कर चले गए थे? इसलिए कि मौलवी साहब ने बताया था कि उन्होंने लड़की का इलाज जरूर कर दिया है, मगर उस घर में जो मखलूक रहती है वो फिर किसी और के जिस्म में दाखिल होकर उस लड़की से ज्यादा तुम्हें परेशान करेगी। इसलिए उन लोगों का घर खाली कर देना ही उनके हक में बेहतर है। और आज तक वो घर इंसानों से फिर आबाद नहीं हो सका, अभी तक खाली पड़ा है। तो क्या हमें भी ये घर खाली करना पड़ेगा? तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ सोचने दो। सुबह नाश्ते से फारिग होकर वो रूमी के पास आई। रूमी बेटी, मैं इमरान के मामू के पास जा रही हूँ। अम्मी मुझे अकेले डर लगेगा। तुम डरो नहीं, अगर डर महसूस हो तो बराबर वाले घर से आपा को बुला लेना। चले ठीक है अम्मी। सास के जाने पर रूमी दोपहर के खाने की तैयारी में ऐसी मसरूफ हुई कि उसे डर खौफ का कोई एहसास ही नहीं हुआ। वो उस वक्त चौंकी जब सास घर में दाखिल हुई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। हाँ भाई, मेरे जाने पर कुछ हुआ तो नहीं? अम्मी जान, मुझे तो पता ही नहीं चला। दिन में वैसे भी डर कहाँ लगता है, रात की तारीकी में खौफ महसूस होता है। क्या मामू से मुलाकात हुई आपकी? हाँ भाई, मुलाकात हो गई, और मुलाकात कैसे ना होती। सारा दिन वो घर में बनाए हुए आस्ताने में आने वाले लोगों के बच्चों को झाड़ फूक जो करते रहते हैं। यही उनकी मसरूफियत और यही उनका रोजगार है। मामू ने क्या बताया फिर? उन्होंने यही कहा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो खुद किसी दिन घर पर आएंगे और देखेंगे कि आसेब हमें क्यों तंग कर रहे हैं। ये 4 तावीज जलाने के लिए दिए हैं। रोजाना 1 तावीज जलाना होगा। पर मामू से कहें जल्दी आ जाएं, अल्लाह न करे कुछ हो ना जाए। तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। मामू बहुत पहुंचे हुए आमिल हैं, उनके आगे बड़े से बड़ा जिन भी नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाता है। क्या वाकई? हाँ हाँ, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी क्या? फिर ठीक है अम्मी। असर के फौरन बाद सास ने मामू का दिया हुआ 1 तावीज सहन में जला दिया और उसकी राख को नाली में बहा दिया। वो मुतमईन थीं कि अब कुछ नहीं होगा, वो मखलूक उन्हें हरगिज परेशान नहीं करेगी। जब रात वो सोने को बिस्तर पर लेटी, घर में सन्नाटा था तो वो पुरसकून नींद सो गई। अचानक रात का न जाने कौन सा पहर था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि घर में जैसे भूचाल सा आ गया है। रूमी के कमरे से बर्तन फेंकने की आवाजें आने लगी। बर्तनों के जमीन पर गिरने और टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं।
खौफ के मारे वो दोनों लरस कर रह गईं। खौफो दहशत से उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो जोर जोर से चीख कर मोहल्ले वालों को घर में बुलाना चाह रही थी, मगर उनकी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। पूरी रात ऐसे ही डरते हुए गुजरी। रूमी के कमरे में इतने बर्तन नहीं थे जितने बर्तन रात भर गिरते और टूटते रहे। फजर की अजानें होने पर यह सिलसिला बंद हुआ और उन दोनों ने सुकून का सांस लिया। रात भर जागे रहने से उनकी आंखें बोझल थीं। चंद लम्हे को सुकून मुयस्सर आने पर वो बिस्तर पर ऐसे सोईं कि दिन चढ़े ही उनकी आंख खुली। दोपहर के 2 बज रहे थे। रूमी ने बाथरूम जाते हुए अपने कमरे में एक नजर डाली। उसे हैरत का एक झटका लगा। रात भर बर्तन गिरते और टूटते रहने की आवाज उन दोनों सास बहू ने सुनी थी, मगर कमरे में एक बर्तन जमीन पर टूटा दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल उसी तरह साफ सुथरा कमरा था, जैसे रात में उस कमरे में कुछ हुआ ही नहीं है। रूमी के सास को बताने पर उन्होंने भी कमरे में एक नजर डाली और उसे रूमी की बात सच साबित हुई। हैरत की बात है, रात को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने बर्तन टूट रहे हैं, मगर कमरे में एक बर्तन भी नहीं टूटा। अम्मी, ये बड़े ही खतरनाक किस्म के आसेब हैं जो हमें इस तरह तंग कर रहे हैं। बेटी तुम फिक्र मत करो, इमरान के मामू भी कोई कम नहीं, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर इस आसेब को भगाना आसान ना होता तो वो पहले ही बता देते। असर के वक्त दूसरा तावीज भी जला दिया गया। रात होने पर वो दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो गईं। आधी रात गुजर जाने पर शोर से उनकी आंख खुल गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे छत पर कोई शादी की तकरीब हो और लोग खुशियां मनाते हुए रक्स और महफिल की तकरीब सजाए हुए हों। फिर कुछ देर गुजर जाने पर ऐसा लगा कि बैक वक्त बहुत सारे लोगों ने छत पर उछल कूद शुरू कर दी। वो दोनों सहमी हुई बिस्तर पर लेटी रही। जैसे ही फजर की अजानों की आवाज आई, छत पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई मौजूद ही ना हो। उनकी आंखें नींद से बोझल थीं, इसलिए सुकून होने पर उन्हें नींद आ गई और सुबह होने पर ही वो बेदार हो गई। नाश्ते से फारिग होकर रूमी छत पर डरते डरते गई। वो देखना चाहती थी रात को छत पर शादी की तकरीब मुनक्किद थी, जरूर छत पर फूल वगैरह पड़े होंगे, मगर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। छत बिल्कुल साफ पड़ी थी। शाम में तीसरा तावीज भी जला दिया गया। हस्बे मामूल रात में आसेब ने उन्हें डराने के लिए जोर जोर से कभी खिड़की कभी दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजे और खिड़की को इतने जोर से बजाया जा रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी टूटकर गिर पड़ेंगे। खासी देर दरवाजा और खिड़की बजने के बाद खुद ही बजना बंद हो गए। रोजाना की तरह आज उन्हें आसेब से डर कम महसूस हुआ था। सुबह बेदार होने पर वो दोनों मामूल के काम में मशगूल हो गई। शाम हुई और चौथा तावीज भी जला दिया। रात हुई और आसेब की मौजूदगी जाहिर हो गई। वो इंतहाई बदसूरत शख्स था जो बंद दरवाजे के अंदर से कमरे में दाखिल हो गया था। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। ऐसे हमें क्या देख रहा है, चल यहाँ से दफा हो जा, सास ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। उसने जवाब में कुछ कहा, मगर वो ऐसी जुबान में था जो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वो बोलता रहा और सास वहां से उसे चले जाने को कहती रही। वो भी ढीठ बना खड़ा रहा। जब सास ने इमरान के मामू की धमकी दी कि वो आकर उनसे खूब निपटेगा, तो वो खामोशी से चला गया। उसे जाता देखकर सास और बहू दोनों खुश हो गईं। उन्हें इमरान के मामू की ताकत का अंदाजा हो गया था। आसेब पर मामू की धमकी काम कर गई। वो उन्हें मजीद खौफजदा करने की बजाय खामोशी से चला गया और वो उसके जाने के बाद पुरसुकून होकर सो गई। शाम होने पर दरवाजे पर दस्तक हुई। रूमी ने लपक कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर इमरान के मामू खड़े थे। उसने उन्हें अंदर आने को रास्ता दिया। मामू अंदर चले आए। मामू ने 4 दिन की तफसील पूछी तो जो उन पर गुजरी थी वो सब उन्होंने बयान कर दी। मेरा शक दुरुस्त था। कैसा शक? यही कि वो आसेब तुम्हें महज खौफजदा करके भगाना चाहता था। वो तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या ऐसा भी होता है? हाँ बेटी, यह हकीकत है। जिन्नात के वजूद को हम झुटला नहीं सकते। जिन्नात की 2 किस्म है। एक किस्म शरीफ है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि दूसरी किस्म जो शरीर होती है वो वीरान घरों और दरख्तों पर बसेरा करते हैं। वो इंसानों की कमजोरी से वाकिफ होते हैं, इसलिए उन्हें खौफजदा करने को डराते हैं। इंसानों को डराने के लिए ये मुख्तलिफ रूप इख्तियार कर लेने में महारत रखते हैं। इनसे बचने का आसान तरीका यही होता है कि उनसे डरा ना जाए। तुमने देखा, जब आसेब से नहीं डरी तो वो मेरी सिर्फ धमकी देने पर फौरन ही दफा हो गया। ये बात मैं उस वक्त भी तुम्हें बता सकता था, लेकिन तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आता और तुम किसी और ठग के पास चली जाती और अपनी जमा पूंजी लुटा बैठती।
मैंने तुम्हें 4 तावीज इसलिए दिए थे, मेरे दिए तावीज जलाने से तुम में एतमाद पैदा हो और तुम आसेब से डरना छोड़ दो। और धमकी भी दे दी तुम लोगों ने। बस मैं यही चाहता था कि तुम आसेब से डरना छोड़ दो और वो तुम्हें डराना छोड़ देगा। हाँ मामू, वाकई हम तावीज जलाने से पहले आसेब से बहुत खौफजदा थे और इस घर को छोड़ देने का प्रोग्राम बना रहे थे। अब हमें एतमाद आ गया है और जब उसके डराने पर हम खौफजदा नहीं होंगे तो वो भी डराना छोड़ देगा। रूमी की बात सुनकर सास भी मुस्कुरा दी। मामू भी खुश थे कि वो दोनों जान चुकी हैं कि आसेब पर काबू पाने के लिए डर और खौफ पर काबू पाना होगा। 2 हफ्ते उनके इम्तिहानात के थे। आसेब ने हिम्मत नहीं हारी थी। कई बार दोनों सास बहू को डराने की नाकाम कोशिश की और फिर खुद ही हार गया और उन्हें डराना और खौफजदा करना छोड़ दिया। वो भी खुश थी कि उनकी जरा हिम्मत दिखाने से आसेब को शिकस्त हो गई। इमरान के वतन लौट आने तक वो खूब मजे से उस घर में रही। मोहल्ले वाले भी उन पर हैरत करते थे कि वो दोनों औरतें होकर भी उस आसेब ज़दा घर में रह रही हैं। लेकिन ये राज वो दोनों ही जानती थीं कि आसेब को किस तरह उन्होंने शिकस्त दी है। इमरान बैरूनी मुल्क रहकर इतना कमा कर लौटा था कि उसने पहली फुर्सत में रहने के लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा मकान खरीद लिया। उस घर से रुखसत होते वक्त सास ने पड़ोसियों को वो राज बता ही दिया था कि इस घर में जब भी कोई रहने के लिए आए वो आसेब के डर से भागने की बजाय उसे शिकस्त देकर शान से घर में रहे।